तो चुनावों को लेकर लगातार इंडिया वॉइस आपको अपडेट देता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 68 सीटों पे जहां पर हिमाचल प्रदेश में लगातार वोटों की गिनती जारी है, एक के बाद एक नतीजे सामने आते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो गुजरात में भी अब 182 सीटों पर लगातार जो है वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रसपा का सपा में विलय हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वही बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, प्रसपा का सपा में विलय हो गया है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आने वाले हैं। तो दिल से दिल एक तरह से कह सकते हैं मिल गए हैं। तो ये उपचुनाव कहीं ना कहीं चाचा और भतीजे के बीच की जो तकरार थी उसको भी पूरी तरह से खत्म करता हुआ नजर आया। तो बड़ा ऐलान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से किया गया है, जहां पर प्रसपा का सपा में विलय हो चुका है। तो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश लाइव जुड़ गए हैं। तो योगेश, क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? बिल्कुल बबीता, इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय हो गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। शिवपाल यादव यानी अब समाजवादी पार्टी के नेता माने जाएंगे। अभी तक वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो अब समाजवादी पार्टी के नेता माने जाएंगे। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर के तौर पर देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ राहुल हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। राहुल, किस तरीके से इस पूरे जो विलय हुआ है सपा का प्रसपा का सपा में, किस तरीके से देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर इसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में बिखराव देखने को मिल रहा है, कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होती जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कहीं भी बाहर दिखाई नहीं दे रही हैं, बसपा का जनाधार जिस तरह से घटता जा रहा है और लगातार जिस तरह से कब्जा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुलायम कुनबे की जो आपसी खटपट थी, आपसी खींचतान थी, या ये कहें उनके रिश्तों में जो खाई पैदा हो रही थी, वो भरने का काम ये सपा में प्रसपा का विलय करेगा। और निश्चित तौर पर जो यूपी की सियासत है उसमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ना सिर्फ समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में नजर आएगी, बल्कि उसकी सहयोगी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है वो ये साथ मिलकर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की अब ये समझ में आ गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है उत्तर प्रदेश में, तो चाचा शिवपाल यादव को साथ में रखना पड़ेगा। और एक सियासी गलियारों में एक और चर्चा इस बीच चल रही है कि दरअसल आने वाले समय में हो सकता है कि अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी उनके पास है वो अपने पास से हटा करके शिवपाल यादव को भी सौंप सकते हैं। ये भी ऐसा कुछ खबर आ रही है। देखिए योगेश, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जीत की ओर डिम्पल यादव बढ़ रही हैं, वो जीत ना सिर्फ मैनपुरी की सीट पर मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी जीत है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज होने जा रही है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है, और आपको 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखाएंगे हम। अखिलेश यादव की ये 3 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखें कि किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, जो कि आज समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा चुके हैं, और इस बात का ऐलान खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किए है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर खुशमिजाजी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। दोनों नेता किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और उनके साथ तमाम सारे समर्थक भी मौजूद हैं। ये तीसरी तस्वीर आदित्य यादव की है। आदित्य यादव दरअसल शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, जो कि अपने पिता के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे हुए थे और वहां पर ये पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। 12 दिसंबर को होगा गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो 12 दिसंबर को यह भव्य समारोह किया जाएगा। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से नेताओं का जमावड़ा लगेगा, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम।
देखिए योगेश, इंडिया वॉइस का जो सूत्रों के हवाले से जो खबर अपने 1 घंटे पहले बताई थी, उस खबर पर मोहर लगी है। 10 से 12 तारीख हमने मुकर्रर की थी कि ऐसी बीजेपी के हलकों में जानकारी चल रही है, बात चल रही है कि 10 से 12 दिसंबर तक शपथ ग्रहण होगा और ठीक 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के CR पाटिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया है 12 तारीख को गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर दोपहर ठीक 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया, जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, क्योंकि विजय रूपाणी पहले मुख्यमंत्री थे, हालांकि बीच में उनको उठाया गया, कैबिनेट का रिशफल किया गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। इसके साथ साथ हो सकता है मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हों। जो बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट दी है हमारे सहयोगी शिवम ने कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला नहीं जाएगा। हालांकि इसके पहले भी गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का संकेत दे दिया था कि दरअसल ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, क्योंकि पिछले सरकार में देखा गया था, पिछले कार्यकाल में देखा गया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। ये साफ संकेत मिल रहे हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दी कि मैनपुरी से जुड़ी बड़ी खबर है। डिंपल यादव 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं, शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है डिंपल यादव। मैनपुरी में डिंपल यादव 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव को ये बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जो दावे किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन दावों को लेकर के कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। और इसके साथ ही अगर किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया था, आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी मात खा गई और क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने एक शानदार जीत हासिल की है। राहुल, किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए योगेश, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास में लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर ये जो दूरी है, जो अंतर है विरोधी प्रत्याशी से, अगर इसी बढ़त के साथ डिंपल यादव जीतती हैं तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत किसी सांसद की होगी। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं कि जसवंत नगर विधानसभा जो मैनपुरी जिले की संसदीय सीट पर ही आती है, उससे विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव। और सबसे ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से जो बढ़त डिंपल यादव को मिली है वो जसवंत नगर विधानसभा सीट से मिली है। तो जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि नेता विपक्ष का की उपाधि जो है देखिए, ये बड़ी अपडेट दी है राहुल ने कि जसवंत नगर सीट से जो बड़ी बढ़त मिली है, ये दरअसल जसवंत नगर सीट वही सीट है जहां से शिवपाल सिंह यादव लगातार विधानसभा के चुनाव लड़ते आए हैं। और वहां पर विधानसभा चुनाव में यह माना जा रहा था, जब समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच खटपट भी थी, तब भी सियासी हलकों में इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव भले ही अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन वहां पर जीत अगर दर्ज करने वाले हैं तो शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से अपने विधानसभा में काम किया है, जनता के बीच में जिस तरीके से वो मौजूद रहते हैं, उसका नतीजा कहीं ना कहीं इस लोकसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिला है। और एक अहम कड़ी ये माना जा सकता है राहुल कि दरअसल शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव के साथ आना, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आना, ये बड़ी जीत का कारण है निश्चित तौर पर। जो और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, आपको रोकेंगे। जेडीयू प्रत्याशी को 3665 वोटों से जीत मिली है। काउंटिंग हॉल से बाहर निकले जेडीयू प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि बीजेपी नेताओं का काउंटिंग हॉल में जश्न मनाने का काम शुरू हो गया। पटना से ये बड़ी खबर है, पटना बीजेपी दफ्तर में भी नेताओं का जमावड़ा है। हार जीत की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कुड़नी उपचुनाव में बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। खतौली सीट से मदन भैया 13,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मदन भैया से पीछे चल रही है राजकुमारी सैनी। शानदार बढ़त बनाए हुए हैं मदन भैया। खतौली से मदन भैया 13,500 सीटों से आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही मदन भैया से पीछे चल रही है राजकुमारी सैनी। और जिस तरीके से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं मदन भैया का अगर हम जिक्र करें तो मदन भैया को लेकर के किस तरीके से राहुल समझना चाहिए यहां पर सियासी समीकरण को, क्योंकि यहां पर भी जो चर्चाएं हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि दरअसल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये सीट जाती नजर नहीं आ रही है। योगेश, सबसे पहले तो मैं आपको अभी ताज़ा अपडेट और एक मेरे पास आया है जो मैं दे दूं कि मदन भैया जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो इस वक्त 58,000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे। और अगर इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट अब से पहले बीजेपी के खाते में रही है, बीजेपी के कब्जे में रही है। और जो राजकुमारी सैनी यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी की,
उनके पति विजेंद्र सैनी यहाँ से पहले विधायक थे और अक्टूबर में उनकी सदस्यता एक मामले में 2 साल की सजा होने के बाद खत्म हो गई थी और उसके बाद ही ये उपचुनाव हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इतने बड़े अंतर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी का जीतना और यहाँ के पूर्व विधायक की पत्नी को ही चुनाव में इतनी बड़ी बढ़त से हराना, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक सोचनीय विषय है। राहुल, इस वक्त रोकेंगे आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अनुसार 18 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। हिमाचल चुनाव को लेकर की बड़ी अपडेट है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 35 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, बड़ी बढ़त बनाए हुई है कांग्रेस। हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है और इसके साथ ही हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आई है, ज्यादा अपडेट देंगे हमारे सहयोगी विशाल। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए योगेश, बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही थी कि हिमाचल में हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन अब हिमाचल में राज बदलने जा रहा है। तो ये अपने आप में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। अब भारत जोड़ो यात्रा पे हैं राहुल गांधी और ये हिमाचल में एक बड़ी जीत के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी पिछली बार सरकार में थी और इस बार जो है हिमाचल में उसकी हार होने जा रही है। 40 सीटें लगभग कांग्रेस को मिल रही है। तो ये अपने आप में अब सरकार बनेगी उसकी कांग्रेस की और 25 से 26 सीटें जो है बीजेपी को मिलने जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जो हिमाचल की परिपाटी है वो परिपाटी कायम रहने जा रही है, ये देखने को मिल रहा है। जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि दरअसल परिपाटी वही बनी नजर आ रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर गुजरात से, भावनगर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दर्ज होती नजर आई। भुज से बीजेपी के केशुभाई जीत हासिल कर चुके हैं। 84 से भारतीय जनता पार्टी के संदीप ने जीत दर्ज कराई है और इसके साथ ही दरियापुर से भी भारतीय जनता पार्टी के कौशिक भाई ने जीत दर्ज कराई है। देवदर्ग से बीजेपी के कौशा जी भी जीत गे चुके हैं। भावनगर से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है। भुज से बीजेपी के प्रत्याशी ने ये बड़ी जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है बिल्कुल बिल्कुल योगेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है बीजेपी और देखा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। तो बिल्कुल गुजरात में एक नया रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। जिस तरह से अगर 2012 की भी बात कर ली जाए या फिर 2017 की बात कर ली जाए, उन सारे रिकॉर्डों को एक तरह से तोड़ते हुए बीजेपी नजर आ रही है। क्योंकि 2017 में जिस तरह से कहा जा रहा था कि सबसे खराब प्रदर्शन, अभी तक इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन गुजरात के इतिहास में रहा है बीजेपी का, लेकिन इस बार उसी इतिहास को जो जिस तरह से पिछली बार उन पर कहा गया था, इतिहास रचाने के लिए कहा गया था, तो अब बीजेपी ने जो दावा किया था वही दावा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, तो बीजेपी से जो जुड़े हैं विपिन कैंथोला प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, तो वही आम आदमी पार्टी से डॉक्टर आरपी रतूड़ी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, तो वही नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो सबसे पहले बात बीजेपी से ही करेंगे। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आज गुजरात में बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बने हैं। जैसे जो सोलंकी जी थे वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय 149 सीटों का उनका रिकॉर्ड था, जो गुजरात का बड़ा रिकॉर्ड था। आज भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद 27 साल लगातार हमारी सरकार है और उसके बावजूद हम जो विश्व तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड बनाने में जो कामयाब हुए हैं कि हमारी जो सीटें हैं पिछली बार के मुकाबले जो हमने कहा था कि 150 पार, इस बार हमारा वहां नारा था कि इस बार 150 पार, वो हमने करके दिखाया और नए रिकॉर्ड भी बने हैं कि क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड वहां पर कांग्रेस का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे बेकार का रिकॉर्ड जो था 33 सीटों का था, वो आज कांग्रेस लगभग जो है वो 20 से भी नीचे आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस की हालत जो है गुजरात में क्या है। और अन्य पार्टियां जो दावा करती थी हर बैठक में, हर जनसभा में लिख करके आ जाते थे, लिख करके बोलते थे कि हमने जो गणना कर ली है, आईबी ने जो है वो आईबी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, हमारी सरकार आ रही है, तो उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा सीटों में जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड। तो आज गुजरात के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना।
जी बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि एक तरफ खुशी की लहर है गुजरात को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हिमाचल की बात कर ली जाए, वहां काफी पिछड़ती भी नजर आ रही है बीजेपी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अगर जो वहाँ पर मतगणना की बात की जाए तो जो सीटें जो जीती हैं, लगभग 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और लगभग 7 से 8 सीटों में अभी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वहाँ पर तो ट्रेंड जो है सुबह से ही कभी हम 35 हो जाते हैं, कभी वो 36 हो जाते हैं, कभी 34 हो जाते हैं, तो अगल बगल का अभी 40 चल रहे हैं। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन का डाटा देखिए। अभी इलेक्शन कमीशन का डाटा आप देखेंगे तो उसके अनुसार आप वहाँ पर मैंने भी बात की, अभी जो मतगणना है वो जारी है, वहाँ पर मतगणना चल रही है और जो सीटें डिक्लेयर हुई वो सीटें लगभग अभी 18 सीटों पर ही उन्होंने जो है जीत हार की जो है वो रिजल्ट घोषित किए। अभी बाकी में चल रहा है। कहीं पर तो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन। आप देखते तो 50-100 के बीच में वहाँ पर मार्जिन है। तो जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक हम बोल नहीं सकते कि क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का चाहे गुजरात में परफॉर्मेंस देख ले या फिर हिमाचल प्रदेश में परफॉर्मेंस देख ले, अगर हिमाचल की बात की जाए तो बिल्कुल शून्य में चल रही है आम आदमी पार्टी। कहां पर एक चुनौती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए और कहां पर चूक नजर आ रही है? वहीं पर अगर गुजरात की भी बात कर ली जाए तो गुजरात में भी बेहतर परफॉर्मेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिखकर दे दिया था, इस बार जो है आम आदमी पार्टी आ रही है। तो आरपी जी, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? ठीक है, कोई नहीं। अब हम चलते सीधे नीरज जी से, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के अभी रुझान हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वोटों की गिनती भी लगातार जारी है, हार जीत का जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो सामने आता जा रहा है, धीरे धीरे नतीजे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती जा रही है धीरे धीरे, क्या कारण हो सकते हैं? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विपिन जी, आपके पास ही सीधा आना चाहूंगी, क्योंकि बाकी तक अभी तक हमारा संपर्क ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो विपिन जी, आपके पास जाना चाहेंगे सीधे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि लगातार कांग्रेस एक बात कहती आ रही है, लगातार एक आप पर एक आरोप लगता आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है आपकी, इसीलिए गुजरात में आपको इस बार ज्यादा वोट मिल गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस पार्टी क्या नहीं कहती है, ए पार्टी है, बी पार्टी है। देखिए, आप देखिए कि कांग्रेस की भी अगर जो आम आदमी पार्टी को कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई? और जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी भी को लेकर के तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ये जो बनाते रहते हैं मोर्चे पे मोर्चा, जब वेस्ट बंगाल में बात आई थी तो ममता बनर्जी के जो मंच था उसमें कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और आम आदमी पार्टी भी मौजूद थी, तमाम विपक्षी दल मौजूद थे। तो ये केवल पल्ला झाड़ देना कि देखिए आप साइड इफेक्ट आने शुरू हुए हैं। उन्होंने जो यात्रा जोड़ो जो चल रही थी वो गुजरात पहुंची तो देखिए क्या हाल हो गया है। वो राजस्थान में है आजकल, अभी राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, तो देखना वहां पर क्या हाल होने वाले हैं। इसलिए केवल ये कह देना कि आम आदमी पार्टी बी पार्टी है, वो बी पार्टी किसकी है पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ये हाल हो गए हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यही कहावत कांग्रेस पे सटीक बैठती है। कांग्रेस पार्टी को आज चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इतना बुरा रिकॉर्ड जो कांग्रेस का 33 का रिकॉर्ड था उसको भी आज उन्होंने तोड़ करके धरा। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक राज्यों में बढ़त बनाती जा रही है हर सीटों पर और जिस तरह से जीतती भी जा रही है अब तो क्या कहेंगे इस बार की राष्ट्रीय, क्योंकि वो आप कह रही है कि राष्ट्रीय तौर पर हम ही जो है बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आम आदमी पार्टी चुनौती बन सकती है भविष्य में? देख लिया आपने कौन सी चुनौती बन गई है। वो आज गुजरात के अंदर मैंने कहा ना, उनके नाम भी रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। सबसे ज्यादा सीटों में जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड, जमानत जब्त होने वाली पार्टी है वो। और हिमाचल के अंदर क्या है, हिमाचल के अंदर 1% वोट भी नहीं ले जा पाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन पार्टियों का हाल हो रहा है, किस प्रकार से जो कहते थे, जिन्होंने सभाएं की वहां पर हर मीटिंग में कहते थे कि भाई हम तो इतनी सीटें आ जाएंगी, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, आप देखिएगा रिजल्ट उल्टा होगा, ये होगा। लेकिन आप देखिए ना, आप आज देख लीजिए, सबके सामने तस्वीर साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का जो रिकॉर्ड था सोलंकी जी का 149 का, उसको तोड़ा है। आज सारे मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। जो कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, 27 साल से ये ऐसा है, 27 साल से वैसा है, इनके मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी आज अपनी सीट नहीं जीत पाए। तो क्या, कौन सी बात कर रहे हैं आप, कौन सा चैलेंज जी? डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी भी जुड़ गए हमारे साथ आपसे, तो आपसे जानना चाहेंगे आरपी जी, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना विपिन जी को कि कह रहे हैं जमानत काफी जगह पे जब्त हो गई है, जो एक दावे किए गए थे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए बबीता जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अहम में है, बहुत घमंड में है, पर उनको ये चिंता नहीं नजर आ रही है कि दिल्ली में हमारा 15 साल का इसी आम आदमी पार्टी ने उनका गढ़ को। ठीक है, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, आपके सीएम उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी तो घंपाले सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे गढ़वी। तो ईसूदान गढ़वी 18,838 वोटों से हार चुके हैं ईसूदान गढ़वी। तो आपके सीएम उम्मीदवार का चेहरा सीट हार गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, खंबालिया सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे थे, तो वहीं पर कहा जा रहा था 1865 का एक रिकॉर्ड बना था, जहां पर अहिर समुदाय के लोगों ने, अहिर जो समुदाय के लोगों ने एक गैर अहिर समुदाय के लोगों को चुना था, एक नेता को चुना था। तो वहीं ईसूदान गढ़वी पर आम आदमी पार्टी ने इसी तरह से दांव लगाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी अपनी सीट हार चुके हैं। तो सीधे सीधे अब आरपी जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती आई थी कि जमानत जब्त हो रही है, तो वहीं ईसूदान गढ़वी जहां पे आप सीएम एक चेहरा लेके आए थे, वही हार गए हैं अपनी सीट को। देखिए कविता जी, मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का प्रयास था गुजरात में, और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, ये पहली बार हुआ। मैं भी इतनी उम्र मैंने राजनीति देखी है, 50 किलोमीटर की आखिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको रोड शो करना पड़ा। ये पहली बार हुआ इतिहास में एक प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहा, और दूसरा इतिहास में कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन 2.5 घंटे भारत के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग लोक दर्शक बना हुआ था। तो जब आप प्रतिष्ठा इतनी जोर दोगे, पहले प्रधानमंत्री हमने देखे जाते थे, एक रैली कर दी, 2 रैली कर दी विधानसभाओं के चुनाव में, लेकिन 50 और 52 किलोमीटर का रोड शो करेगा, ये पहली बार इतिहास में हुआ। तो जब इज्जत बचाने का नाम, देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात है कि वो आज राष्ट्र पार्टी बन गई है। ये कोई कम बात है। हम वहां पर 20 और 21% वोट ला रहे हैं, ये पहली बार प्रयास करके अगर हम अपने वोटों को 20 और 21% वोटों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए, तो यानी आप मानते हैं जो खंबालिया से ईसूदान गढ़वी हारे हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हारे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैंने क्या कहा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न जब अमित शाह जी ने और भारत के प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं, लेकिन उनका वो दिल्ली में क्यों नहीं चला, हिमाचल में क्यों नहीं चला, केवल गुजरात, क्योंकि वहां दोनों वो रहने वाले हैं। उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया, उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया। आम आदमी पार्टी का तो जन्म हुआ, कांग्रेस को खत्म किया। चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को, जो 77 में थी, 77 से आज 17 में आ गई। तो उनके वोटों को बीजेपी ने खाया, आम आदमी पार्टी के वोटों को नहीं खाया जी। आम आदमी पार्टी ने वहां जितना भी लिया है वहां उपलब्धि है।
जी विपिन जी आपसे जवाब चाहेंगे इस पर, उसके बाद मैं नीरज जी के पास आऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले विपिन जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं कि एक रोड शो किया गया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और वो भी उस दौरान जब चुनाव चल रहे थे। देखिए बबीता जी, आरपी रतूड़ी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी को पता है। देखिए आप आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, भाई देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, अगर जो उनके जाने से फायदा होता है तो भाई फायदा, भारतीय जनता पार्टी को सीटें बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रखती है, तो आखिर क्यों नहीं अपने नेता को हम ले वहां पर चुनाव में ले जाएंगे, आखिर क्यों नहीं हमारे नेता वहां रैली निकाले। आपके दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 30 सभाएं कर देते हैं, वो 30 सभाओं में चले जाते हैं, वो कहते हैं देखिए जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, ईश्वर के मंदिर नहीं बनने चाहिए साहब, स्कूल बनने चाहिए। अब जब उनको चुनाव में याद आती है तो चुनाव में चले जाते हैं और राम के मंदिर अयोध्या यात्रा करेंगे, कहेंगे हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे दिल्ली में। तो ये सब चीजें इस प्रकार से देखिए ये प्रोपगेंडा पार्टी है, ये प्रोपगेंडा करती रहती है, और ये हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज बिल्कुल लक्ष्मी गणेश की फोटो पर भी आएंगे, उससे भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ रही हूँ आपसे विपिन जी कि आपको लगता है कि ये सही था कि चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इतनी लंबी रोड शो। देखिए दो बार में 2 चरणों में वहां पे चुनाव था, जिस चरण में जहां चुनाव मतदान चल रहा था वहां पर आचार संहिता नहीं थी, जहां पर वो रैली निकाल रही है वहां आचार संहिता लागू नहीं है साहब। और इस प्रकार की बातें करेंगे, जो मसाज करवाने वाले लोग हैं, जो जेल के अंदर मसाज कराने वाले लोग हैं, मनीष सिसोदिया भी दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार गए, जैन भैया अपनी सीट हार गए, 3 अपनी विधानसभाओं में तो वो लोग हैं। अरे बातें कर रहे हैं इस प्रकार की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर सेकंड बनने के लिए लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज। अरे बीच में मत बोलो साहब, बुजुर्ग हो गए हैं आप, बीच में बोलते हैं आप बोला। आरपी जी आपके पास भी आएंगे, पहले एक बार विपिन जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मत करिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने, मैं अगर जो बोलने लगा तो नहीं बोल पाएंगे। आरपी जी आप एक एक करके बोलेंगे तभी तो जनता और हम आपको सुन पाएंगे, आप एक बार दोनों एक साथ बोलेंगे, मैं कैसे सुन पाऊंगी। भ्रष्टाचारी जो लोग थे, जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप है, उनकी विधानसभाओं में चले जाना, एमसीडी में क्या हाल हुआ है। ये एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने 40%। तो अगर भ्रष्टाचार था तो फिर एमसीडी में तो आपको आना चाहिए था सर। तुम तो 53 से 53 से तुम लोग 42 में आ गए और हम 39 में आ गए। चिंतन करो इस बात का, ठीक है, चिंतन करो इस बात का। ठीक है विपिन जी आपको सुन लिया है। आरपी जी आप बोलिए, आरपी जी आप बोलिए। 181 से बीच में बोल रहे थे मेरे उसमें आप आए, वो दर्द नहीं है इनको दर्द ये है कि कांग्रेस आम आदमी जमानत जब्त हो गई आपके पति। अरे विपिन जी आरपी जी को भी बोलने दीजिए, विपिन जी आरपी जी को भी बोलने दीजिए। इन्होंने बोलने दिया क्या? विपिन जी मैं अभी आपकी बात भी सुनूंगी, सारे दर्शक आपकी बात सुनेंगे। हम इनका सम्मान करते हैं लेकिन ये बीच में बोलते हैं, और अगर जो हम बोले तो आप आरपी जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, विपिन जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। सीधे जाएंगे नीरज जी के पास में, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। आरपी जी आपके पास आएंगे, अभी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं नीरज जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात भी हम लोग देख रहे हैं, रुझान जो बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी धीरे धीरे पीछे पिछड़ती जा रही है, तो वहीं गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई भी नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए बबीता की हिमाचल की जहां तक बात है, हिमाचल में भाजपा को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं। और जो कांग्रेस 5 साल तक विपक्ष में बैठी थी, वनवास झेल रही थी, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में इस बार हिमाचल की बात करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक दृष्टि से दोनों की जो स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है वीरभद्र सिंह जैसे बड़े नेता नहीं थे इस बार, और बीजेपी के पास प्रेम कुमार धूमल, जिनकी अगुवाई में पिछली बार चुनाव लड़ा था, इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनको किनारे रखा, ये एक माइनस फैक्टर था।
लेकिन राहत देने की बात और ताकत की बात ये थी कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल को बिलोंग करते हैं, और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं अनुराग ठाकुर, वो वहां को बिलोंग करते हैं। ये तो बड़े नेता थे बीजेपी के पास, लेकिन वहां पर भी जो टिकट बंटवारे के बाद जो पार्टी के अंतर्कलह और मनमुटाव बीजेपी में देखा गया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी को एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर। और कांग्रेस में भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आपने देखा होगा कि अभी जब कुछ समय पहले जो उपचुनाव हुए थे, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो पार्लियामेंट के उपचुनाव हुए हों, तो सारे के सारे चुनाव जो है जितने की जितनी सीटें थी वो सारी की सारी बीजेपी ने हारी थी। और उसके बाद से थोड़ी सी सुगबुगाहट होने लग गई थी कि हिमाचल में सब चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही है। बीजेपी ने बड़ा मैनेज करने की कोशिश करी वहां पर, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ताबड़तोड़ रैली हुई, अनुराग ठाकुर वहां पर लगे रहे, जेपी नड्डा वहां पर लगे रहे, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं मतलब बरकरार रही, और कांग्रेस को वहां बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस वहां पर बहुत कांग्रेस वहां कमजोर दिखाई दे रही थी। अब रही बात गुजरात की, हाँ, गुजरात में बीजेपी की जरूर जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार जो है बरकरार नजर आ रही है। और हम 2017 की तुलना करते हैं तो 2017 की तो ठीक है, इस बीच में रोकना चाहूंगी सबको। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर शिमला ग्रामीण सीट से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने जीत हासिल की है। तो पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रम सिंह। तो साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शिमला ग्रामीण सीट जो काफी ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर कांग्रेस ने जीत ली है। तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह ने जीत हासिल कर ली है। तो दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जुड़ी हुई। तो यहाँ पर शिमला ग्रामीण जो काफी हॉट सीट बताई जाती है, वहां से विक्रमादित्य सिंह ने जीत हासिल करी है। नीरज जी, जिस तरह से आपने अभी वीरभद्र सिंह जी का नाम लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से उनके बेटे को उतारा गया, तो उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। मैंने बताया कि इस बार कांग्रेस का थोड़ा कमजोर पक्ष यही था कि वीरभद्र सिंह नहीं थे वहां पर, और जो कांग्रेस के दूसरे लीडर्स हैं वो तमाम दावेदार पहले से ही चीफ मिनिस्टर के दावेदार बन रहे थे वहां पर। ये कांग्रेस को थोड़ा सा माइनस पॉइंट था, लेकिन फायदा इस बात का हो रहा था जो बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को मुझे लग रहा है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने में कामयाब रही। और एक वो जो परंपरा वहां बनी हुई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा यहाँ फिर दोबारा से बनती हुई दिख रही है, फिर से दोबारा से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हम नीरज जी को सुन रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी जो खिलाफ हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि बागीपन काफी ज्यादा आया, अंदरूनी कलह काफी देखने को मिला था, क्या उसकी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी दोबारा से वो इतिहास नहीं रचा पाई जो एक इतिहास जो है उत्तराखंड में देखने को मिला था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों में हिमाचल में बहुत काम किया है सभी, और भारतीय जनता पार्टी हार से भी सीखती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर समीक्षाएं भी होती हैं। अभी देखेंगे कि क्या है, कहां पर क्या चीजें रह गई हैं, कैसी हम इस ओर अगर जो जाते हैं तो सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। सारी चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी की हर चीज से सीखती है, लेकिन अभी देखेंगे हम अभी 15 मिनट से टीवी डिबेट में बैठे हैं, एक सीट फिर बीजेपी बढ़ गई, एक सीट कांग्रेस घट गई है, तो ये सब चलता रहेगा। अभी जब तक लास्ट तक जब तक चुनाव के रिजल्ट पूरे नहीं हो जाते तब तक ऐसी मैंने कहा ना, बहुत सारी 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 50 वोट से ऊपर होती है, कभी कांग्रेस ऊपर होती है। तो कांटे की टक्कर है और देखना होगा, अभी हमको वॉच करना होगा, क्योंकि अभी 15 मिनट में एक सीट ऊपर नीचे हो गई है, तो ये सब चलता रहेगा जब तक। लेकिन विपिन जी, जिस तरह से देखा गया है, अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, सबसे ज्यादा जो रैलियां है वो बीजेपी की तरफ से की गई थी, फिर भी रुझान तो यही दिखा रहे हैं, सीटें जो है कांग्रेस की तरफ जाती जा रही है और धीरे धीरे कांग्रेस ही बढ़त बनाती जा रही है। देखिए बबीता, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और नीरज जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जो संगठन के भी काम करती है तो पूरी ताकत से करती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी
चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से। तो रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 23वें राउंड में भी आकाश सक्सेना जो है आगे बढ़त बनाए, 6000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो रामपुर में 23वें राउंड में भी आकाश सक्सेना ही आगे चल रहे हैं। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है आकाश सक्सेना बढ़त बनाए हुए हैं। तो 23वें राउंड में भी आकाश सक्सेना ने ही बढ़त बनाई हुई है। तो सीधे सीधे विपिन जी के पास जाना चाहेंगे। विपिन जी, जिस तरह से रामपुर में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, तो है वहां पर जिस तरह से देखा जा रहा था आजम खां, क्योंकि 40-45 साल से जीतते आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही एक चेला कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि अपने ही करीबी को उन्होंने इस सीट से उतारा था। तो इसके बाद जो है, लेकिन जिस तरह से आकाश सक्सेना लगातार अब बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो रामपुर में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पर, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार आजम खां के नाम पर ये सीट रही है, लेकिन इस बार आकाश सक्सेना बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी उलटफेर दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं, अभी देखिए, आप वोट की गिनती होने दीजिए, अभी आगे देखिए और आगे देखिए, बड़े अंतर के साथ और आगे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, हम जो काम करते हैं, बबीता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे रणनीति से चुनाव लड़ती है, और कहीं पर अगर जो कोई चीज रह जाती है तो उस पर चिंतन मनन भी करती है। कांग्रेस के जैसे नहीं है कि चुनाव चल रहा है, गुजरात में तुम निकाल रहे हो यात्रा, उस यात्रा के अंदर तुमने पूरे पार्टी के नेताओं को एंगेज किया हुआ है। आपके नेता के, बड़े नेता के पास समय नहीं है, और वो जानती भी है कांग्रेस की, उनको अगर जो ले जाया जाता तो शायद जो 17-18 सीटें आ रही वो भी नहीं आती, वो भी रिकॉर्ड 0 में हो जाता। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब पिछली बार का चुनाव हुआ था, 3 लड़के लड़ रहे थे, क्या हुआ था? गुजरात के अंदर पिछली बार का चुनाव हुआ था, 3 लड़के लड़ रहे थे, क्या हुआ था? तो ये लड़के जो है, लड़की की कांग्रेस पर सब लोग करते हैं। ठीक है विपिन जी, हमने आपको सुना। सीधे ले चलते आपको न्यूज रूम में, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेशन देते जा रहे हैं, अप टू डेशन पूरी देते जा रहे हैं, क्या क्या चुनाव से जुड़ी हुई लगातार जो अपडेशन है वो आपके सामने रखते जा रहे हैं। सीधे चलते हैं न्यूज रूम में। बिल्कुल बबीता, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर क्या है, क्या उलटफेर हुआ है विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट हो रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह से जो काउंटिंग हुई है, अगर उसकी बात करें तो पहले राउंड से ही सपा का उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए था, लेकिन 20वें राउंड की गिनती के बाद अचानक जैसे ही गिनती का क्रम शुरू हुआ और एकदम बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना ने बढ़त बनानी शुरू कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि 23वें राउंड की गिनती तक करीब 8000 से ज़्यादा वोटों से आगे पहुंच गए हैं आकाश सक्सेना। तो जाहिर तौर पर जो लग रहा था कि आजम खान का जलवा उनके रामपुर में कायम है, तो अब कहीं ना कहीं वो जलवा जो है उसको खतरा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश रामपुर में भरी सभा में आजम खान ने की थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है और माना जाए कि आने वाले समय में रामपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाई हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाना ये तय है कि दरअसल यहाँ पर धांधली की गई है, तमाम सारे आरोप। वहीं दूसरी तरफ जबकि अन्य सीटों पर जो जीत दर्ज करा रही है, वहां पर सब कुछ ठीक माना जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, पहले ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि रामपुर में जो कम मतदान हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले, या और बाकी के खतौली का उपचुनाव हम देखें या फिर मैनपुरी का उपचुनाव देखें, उनकी अगर प्रतिशत को हम देखें रामपुर से कंपेयर करके, तो निश्चित तौर पर रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। समाजवादी पार्टी इसी बात को आधार बनाते हुए ये दावा करती आई है, ये आरोप लगाती आई है कि जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है उसने दबाव ऐसा बनाया कि जहाँ भी सपा समर्थित
अनुसूचित वोटर थे उसे उन इलाकों में जरूरत से ज़्यादा सख्ती बरती गई, वोटरों को मतदान केंद्रों में वोट नहीं करने दिया गया, तरह तरह की अड़चनें डाली गई। और अभी आज की ही अगर योगेश हम बात करें, अभी मैनपुरी के रिकॉर्ड बढ़त के दौरान ही समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा रामपुर का जिक्र किया कि रामपुर में पुलिस और प्रशासन ने जो कुछ किया उसका खामियाजा जनता ने मैनपुरी में आकर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसका मुद्दा बनना तय है। जैसा मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने रामपुर पर बीजेपी की योगी सरकार को घेरने का काम किया है। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट दी है। और दरअसल जिस तरीके से अब रामपुर में उलटफेर देखने को मिला है, जाहिर तौर पर एक बार फिर से वही राग अलापना समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा कि तमाम सारी धांधली के आरोप लगाए जाएंगे, तमाम सारी तरह की चीजें बताई जाएंगी, प्रशासन ने साथ नहीं दिया, प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के बे टीम बनकर के काम किया है, यही सारे आरोप देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अभी काउंटिंग लगातार जारी है, 11,000 वोटों से आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ओवर टू यू बबीता। है जिस तरह से आकाश सक्सेना कभी बीजेपी आगे तो कभी जो है सपा आगे चल रही है आसिम रजा पर, क्योंकि एक दाव खेला गया था और आजम खां का ये गढ़ भी है और काफी समय से वो जीतते भी आए हैं इस पर। तो अभी आकाश सक्सेना ने ये बढ़त बना ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो आजम खां है उन्होंने आसिम रजा पर एक दाव खेला था, क्या वो सही साबित होगा या फिर नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। जिस तरह से हमारे सहयोगी योगेश ने बताया कि अभी धीरे धीरे वोटों की गिनती जारी चल रही है, बढ़त एक दूसरे पर चलती जा रही है। तो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के जो डॉक्टर आरपी रतूड़ी है, उनके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सर हमारे सहयोगी ने भी बोला है कि अभी समाजवादी पार्टी रामपुर में आकाश सक्सेना बीजेपी के आगे चल रहे हैं। तो हमेशा से ही यही होता है, विपक्षियों की ओर से अक्सर यही कहा जाता है कि धांधली हुई है। वहीं पर अगर विपक्षी कहीं पर जीतते हैं तो तब ये सवाल खड़े नहीं होते, ना ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, ना ही ये काम कहा जाता है कि धांधली हुई है, वहां पर भी लोगों को धमकाने का काम किया गया है। वहां पर क्यों नहीं आप लोग कहते हैं? बबीता जी, ये सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से रामपुर जीतने के लिए आजम खान को बाहर किया गया, किस तरह से चुनाव के दिन नंगा नाच हुआ, मोहल्लों को पुलिस वालों के माध्यम से घेर दिया गया। आधार कार्ड और जब आपने देखा होगा वायरल है वो, तो किसी को देखने और बोलने की जरूरत नहीं है कि मतदाता मतदान करने जा रहा है। पुलिस का सीओ कह रहा है कि वो आधार कार्ड पे आप वोट नहीं डाल सकते, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी ऐसे 18 आइडेंटिटी व्यवस्था है आइडेंटिटी के लिए कि आप उसके आधार पर वोट डाल सकते हैं। तो जो शासन प्रशासन ने वहां पर खुला नंगा नाच किया वो तो सबने देखा। अगर सत्ता ही जीतना है तो लोकतंत्र खत्म ही करना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अरे सच परंपरा से आपने देखा होगा कि आप जीते हैं ना, हारे जीते तो लोग, अगर इस तरह से पहले किया होता, अरे भाई आपको भी तो जनसंघ समाप्त करना पड़ा। जनसंघ को अब रिकॉग्नाइज नहीं किया हिंदुस्तान की जनता ने, इनको मर्ज करना पड़ा और जनता पार्टी में, तब ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जोड़ के जनता पार्टी के टुकड़े करके तब तो इनका जन्म हुआ। उससे पहले जरा ये बताएं कि राष्ट्रीय पार्टी कब थे? अरे हम तो आम आदमी पार्टी है, केवल 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए और 2 राज्यों में हमारी सरकार है। भाजपा को तो लेकिन सर फिर गुजरात में क्यों नहीं वो कमाल दिखा पाए? क्योंकि जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे थे कि इतिहास रचाएंगे, जैसे पंजाब में एक इतिहास रचा था और लिख के भी दे दिया था पेपर में, कहाँ गया वो सब चीजें? हमने इतिहास रच दिया ना। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल में कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, हम 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। और इन्होंने गुजरात में कांग्रेस को खाया, आम आदमी पार्टी को नहीं खाया। आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं दिया, इन्होंने नुकसान कांग्रेस तो कह रही है आपने हमारे वोट खा लिए। आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई 77 से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को खा लिया, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी ने हमारे वोटों को खा लिया। नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आम आदमी पार्टी 77 विधायक हो जाते, हम कहते हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खाया। अरे ये 99 से 152 हुए, वो 77 से 18 पे आए तो किसने खाया? ये तो आप भी बुद्धिजीवी है,
आप तो पत्रकार हैं और अच्छी एंकर हैं, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहाँ खाया, ये तो बीजेपी ने खाया उनको। ये आपस में तालमेल कर रहे थे ना, तो चूहे बिल्ली का खेल में चूहा मर गया। ये आम आदमी पार्टी को बड़ा दुश्मन समझ रहे थी। कांग्रेस के लोग भी कई जगह वोट में भाषण में कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दे दो, आम आदमी पार्टी को मत देना। आज वो निकल गए इनको। तो फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्यों नहीं खा पाई कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी भी नहीं आ पाई वहां पर। तो नहीं, तो ये तो चिंता मैं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र में अच्छा, जहां पर मतलब कांग्रेस आ रही है वहां पर लोकतंत्र जिंदा है, और जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं आ पा रही वहां पर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये चाहता कि गुजरात में प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। गुजरात अलग चीज है, हिमाचल अलग चीज है। अरे सर, आप तीन जगह चुनाव हुए, तीनों जगह आपने देखा अलग अलग है। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया तो हिमाचल में कांग्रेस बढ़ रही, गुजरात में बीजेपी बढ़ रही। तो ये तो चिंतन करना पड़ेगा बीजेपी को कि दो जगहों पर आखिर हमारी सत्ता क्यों बाहर हुई। ये तो सत्ता में काबिज है दिल्ली एमसीडी में भी और हिमाचल में, ये तो चिंता इनको भी करनी पड़ेगी। तो यानी दिल्ली में नहीं कहा आप लोगों ने कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? जब आपकी पार्टी जीती तब नहीं कहा आपने कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या लोगों को वोट नहीं देने दिया गया? भरोसा करती है और लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ती है। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बबीता, मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सब रिजल्टों को देख करके ईवीएम मशीन बड़ी खुश होगी कि उसको बेचारी को गाली नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कल से ईवीएम, अगर जो एमसीडी में कुछ होता तो ईवीएम को जरूर कोसती। और आरती रसूली जिस प्रकार से बोल रहे हैं, सपा के जो लोग हार रहे हैं, वहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। भाई लोकतंत्र शाम को रोज समाप्त होता है, फिर नया उगाता है। रोज शाम को लोकतंत्र की हत्या, कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, सुबह फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र को आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले या विपक्षी दल वाले कितनी बार मारते हैं, कितनी बार जिंदा करते हैं। अब दूसरी बात देखिए, अब आप ये कहेंगे, ये कह रहे हैं कि किसने किसको खा लिया, किसने कुछ नहीं खा लिया। और आपने भी कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस कह रही है। अब आपके इनके बयानों से ही लग गया होगी किसकी बी टीम है कौन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी कोई चैलेंज नहीं है, कहीं पर भी कोई चैलेंज नहीं है। आप ये कहिए ना, देखिए आप जो दावा कर रहे थे 30 जनसभाएं की हैं इनके नेता ने, ये दावा कर रहे थे, लिख करके दिया उन्होंने कि हम इतनी। ठीक है विपिन जी, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो एक बार फिर से चाचा भतीजे में सुलह होती हुई नजर आई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर में शिवपाल यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव चाचा की पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऐलान करते हैं, और दूसरी तस्वीर में चाचा को साइकिल चुनाव चिन्ह वाला पार्टी का झंडा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद शिवपाल सिंह यादव के बेटे उनकी गाड़ी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वही आपको बता दें, इसी बीच में बड़ी खबर हमने बताई थी आपको कि प्रसपा का सपा में विलय हो गया है, यानी कि जो शिवपाल सिंह यादव और जो अखिलेश यादव के बीच जो मनमुटाव था वो भी अब खत्म हो चुका है। यानी कि ये जो उपचुनाव है, उन्होंने चाचा और भतीजे के बीच में जो एक महाभारत चल रही थी, जो एक मनमुटाव चल रहा था, उन सभी को खत्म कर दिया है। तो शिवपाल सिंह यादव दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो एक बार फिर से चाचा भतीजे में सुलह हो गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चाचा भतीजे खुश नजर आ रहे हैं, दिल से दिल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप खूब समझ सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर में शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऐलान करते हैं, और दूसरी तस्वीर में चाचा को साइकिल चुनाव चिन्ह वाला पार्टी का झंडा
सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद शिवपाल सिंह यादव के बेटे उनकी गाड़ी पर लगाते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से चुनाव में सिर्फ मनमुटाव नहीं होता है, दिल भी जुड़ जाते हैं, जिसका ये उदाहरण आपको हम बखूबी दिखा रहे हैं। जो एक चाचा भतीजे में जो एक कलह कलेश चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। विपिन जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से, क्योंकि मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 2 लाख से ज्यादा जो है उनके पास वोट आते जा रहे हैं, वोटों की गिनती लगातार जारी है, तो वोट जो है 2 लाख से भी ज्यादा आ चुके हैं। एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। उसी बीच में जो है शिवपाल सिंह यादव और जो अखिलेश यादव के बीच में जो एक मनमुटाव था वो भी खत्म हो चुका है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं अब दोनों? अगर जो एमएलए हैं तो कौन सी पार्टी से एमएलए हैं, किस सिंबल से एमएलए हैं, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है और कोई चैलेंज नहीं है। ये केवल जो चुनाव है, हम सब लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह जी की सिंपैथी भी हो सकती है वहां पे, क्योंकि उनकी सीट थी। लेकिन आप ये कह देना कि शिवपाल यादव किस पार्टी के एमएलए हैं, कहाँ कौन सी पार्टी का विलय कर रहे हैं, ये तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतर ढंग से जानती है कि दोनों चाचा भतीजे एक ही थे और नेता प्रतिपक्ष बनने की कितनी लड़ाइयां उनसे चली। वो तो एमएलए जिस पार्टी से हैं, आप पार्टी नहीं मानते हैं तो क्या हो गया? वो एमएलए ही समाजवादी पार्टी से हैं, वो सदस्य समाजवादी पार्टी से हैं विधानसभा में। तो ये सब जो नौटंकी नाटक जो कर रहे हैं, इसे उत्तर प्रदेश की जनता से। तो यानी आपको लगता है कि ये सारी नौटंकी चल रही है और आगे इस पर 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका? बिल्कुल, एमएलए वो चुनाव लड़े हैं उस पार्टी से, उस पार्टी के मेंबर हैं, उस पार्टी के एमएलए हैं वो विधानसभा के अंदर। तो कैसे वो कह सकते हैं कि वो प्रसपा और सपा का विलय हो गया? ये दिखाने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उन लोगों ने मिलकर के 2022 का चुनाव भी दोनों चाचा भतीजों ने लड़ा। जब वो एमएलए ही इस पार्टी से बने हैं तो कौन नहीं जानता कि वो किस पार्टी में है, ठीक है। पार्टी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए भी। तो जिस तरह से अभी एक बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, शिवपाल सिंह यादव और जो अखिलेश यादव है दोनों ही एक साथ एक ही स्टेज पर नजर आए हैं। तो दोनों प्रसपा और सपा का, क्योंकि प्रसपा का विलय सपा में हो चुका है, तो वहीं अब बीजेपी के लिए आगे जाके ये कितनी बड़ी चुनौती होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी बनाती जा रही है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती जा रही है। हालांकि अभी वोटों की गिनती जारी है, वोट नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी पार्टी सत्ता में है, किसकी पार्टी नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।